दोस्तों आज हम मार्शल मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक कोर्टरूम की कहानी भी है। साथ में ये एक लॉयर की कहानी है जिसका नाम है थॉरवुड मार्शल और ये समय है 1941। थॉरवुड मार्शल उन केसेस को लेते थे जिनमें किसी अफ्रीकन अमेरिकन को सजा मिली है और वो बेकसूर है। बस रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन्हीं दिनों न्यूज़पेपर में एक खबर बहुत चर्चा में थी, जहां पर ग्रीनविच की एक महिला जो कि लंदन में है, उसके साथ एक अफ्रीकन ने गलत हरकत की, उसके साथ जबरदस्ती की, उसका रेप किया और उसे मारने की कोशिश की, जो कि उसका नौकर था। तो इस केस को लड़ने के लिए मार्शल को ग्रीनविच बुलाया जा रहा था और जिस आदमी पर ये इल्जाम लगाया गया था उसका नाम था जोसेफ, जिसने पहले भी बहुत सारे क्राइम किए थे। दोस्तों इसके बाद हम सैम से मिलते हैं। सैम पेशे से वकील है ग्रीनविच में। तो NAACP एक संस्था है जिसका एक आदमी है टेड, जो कि सैम से मिलता है। उन्हें कोई लोकल वकील चाहिए था इस केस को दाखिल करने के लिए, पर सैम ये करने से मना कर देता है। सैम जीवन बीमा के केसेस लेता था। वो टेड को कहता है कि तुम्हें कोई ऐसा वकील चाहिए जो क्रिमिनल केसेस को देखता हो, और वैसे भी इस केस में बहुत नाम खराब होगा एक ब्लैक आदमी की तरफ से लड़ने के लिए। पर टेड ने कहा कि तुम्हारा नाम ऑलरेडी दिया जा चुका है कोर्ट में, और मिस्टर मार्शल जो कि इस केस को लड़ेंगे तुम्हें उनसे मिलना है। अब सैम कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन मार्शल भी ग्रीनविच पहुंच जाता है और वो सैम से मिलता है। सैम मार्शल से कहता है कि मैं ये केस लड़ना नहीं चाहता, पर मार्शल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, केस मैं लड़ूंगा। सैम थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान था और मार्शल अपने काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट। अपने साथ वो कानून की किताबें लेकर घूमता था। ये दोनों मिलने के बाद उस अपराधी से मिलने के लिए जाते हैं जिसका नाम है जोसेफ। मार्शल उसे बताते हैं कि वो इस केस में वकील है और सैम फ्रीडमैन भी, इसलिए वो कुछ सवाल उससे करना चाहते हैं। पहले तो जोसेफ मना करता है, ये कह कर कि उसके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। इस पर मार्शल उसे कहता है कि हम NAACP की तरफ से हैं। हम उन्हीं केस को लेते हैं जहां पर हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है। ये एक मिशन की तरह है, इसलिए पैसे की कोई बात नहीं है। तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने उस महिला पर हमला किया है? जोसेफ कहता है कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि वो झूठ क्यों बोलेगी? ये कहता है कि मुझे पता नहीं। उस दिन मैं क्लब में था और अपने घर चला गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ताश खेलने के लिए निकल गया। मार्शल ने कहा कि क्या तुम्हें किसी ने देखा है? क्योंकि हमें सबूत चाहिए होंगे जो तुम्हारी बातों को प्रूव करे। तब वो कहता है कि हाँ, एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी को रोकी थी करीब 3 बजे रात को। मार्शल ने कहा कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि क्या तुमने उस औरत के साथ कुछ गलत किया है? तब उसने कहा कि नहीं, मैंने उसे छुआ भी नहीं। तब मार्शल ने कहा कि ठीक है, आज से हम तुम्हारे वकील हैं। मार्शल ने उसके बातों का भरोसा किया। फिर ये दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में मार्शल ने सैम से पूछा कि जज और प्रोसिक्यूटर कैसे इंसान हैं। तब उसने कहा कि ये सभी लोगों को एक जैसा नहीं देखते। पर सैम ने कहा कि मैं तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। सैम इस केस से हट जाना चाहता था। इसके बाद सैम चला जाता है और मार्शल अपने दोस्त के घर जाकर रुक जाता है। ये लोग शाम को मिलते हैं, बातें करते हैं। मार्शल के दोस्त की वाइफ उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि जोसेफ ने कुछ गलत किया है? तब इसने कहा कि शायद नहीं। पर उसकी वाइफ बोलती है कि कोई भी लड़की अपने बारे में झूठ क्यों बोलेगी कि उसके साथ रेप हुआ है। तब मार्शल ने कहा कि यही तो पता करना है। तब इसने भी कहा कि क्या हम सैम पर भरोसा कर सकते हैं? तब मार्शल के दोस्त ने कहा कि सैम एक अच्छा इंसान है, भरोसे के लायक है। उसके अगले दिन सैम और मार्शल कोर्ट जाते हैं, जहां बहुत सारे मीडिया के लोग खड़े थे। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपका क्लाइंट बेकसूर है? इस पर सैम तो कुछ नहीं कहता, पर मार्शल कहता है कि हाँ, वो बेकसूर है। फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जज सैम से पूछते हैं कि आप तो एक अच्छे वकील हैं, फिर आपने किसी और वकील को बाहर से क्यों बुलाया? क्या आप इस केस को लड़ नहीं सकते? जज मार्शल की बात कर रहे थे। सैम कहता है कि मार्शल एक अच्छा वकील है, मैं इस तरह के केस नहीं लेता हूँ। पर जज उसे कहते हैं कि हम किसी भी बाहर वाले वकील को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। जज ये भी पूछते हैं कि ये जो गुनहगार है, क्या वो मिस्टर मार्शल को पहले से जानता है? नहीं, बस ये थोड़े टाइम पहले ही मिले हैं। जज कहते हैं कि ये कोर्ट में रह तो सकते हैं मगर कुछ बोल नहीं सकते। ये केस आपको ही लड़ना होगा। फिर वो 1 महीने का डेट देते हैं अगली सुनवाई के लिए। कोर्ट के खत्म होने के बाद सैम परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैं ये केस नहीं लड़ सकता, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तब मार्शल कहता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमने फैसला सुना तो। दोस्तों लोग वहां काले लोगों को पसंद नहीं करते थे।
और कोई ऐसा इंसान जो उनको सपोर्ट कर रहा है और वो भी रेप के मामले में, ये वहाँ के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए वो इस केस को लड़ना नहीं चाहता था। पर अभी उन्हें 1 महीने का टाइम मिल गया था। ये दोनों सैम के ऑफिस में जाते हैं। मार्शल सैम को मनाने की कोशिश करता है कि वो इस केस को लड़े और वैसे जैसा कि वो चाहता है। सैम को मनाना थोड़ा मुश्किल था। मार्शल कहता है कि बस तुम हमारी आवाज़ बन जाओ। पर आखिरकार सैम मान जाता है इस केस को लड़ने के लिए। मार्शल सैम के असिस्टेंट को कहता है कि मुझे वो पुलिस वाला चाहिए जो उस रात रोका था। ये कहता है कि ठीक है। इसके बाद ये उस जगह पर जाते हैं, उस पुल पर जहाँ पर एलेनोर यानी उस महिला को ऊपर से नीचे फेंका गया था। जोसेफ उसे कार के पीछे वाली सीट पर लिटा कर लाया था। फिर वो पुल के पास ला करके गाड़ी को रोकता है, जो करीब 60 फीट ऊंचा था। वो उसे खींच कर निकालता है और उस पुल से पानी में फेंक देता है और फिर उस पर पत्थर मारता है और फिर वहां से चला जाता है। एलेनोर किसी तरह से पानी से बाहर आती है। उसके बाद उसी हालत में वो सड़क पर जाती है और एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। ये थी उस रात की कहानी। मार्शल देखता है कि पुल के एक तरफ पानी है पर दूसरी तरफ चट्टानें और गड्ढे हैं। फिर सैम उस जगह को देखता है जहां से वो सड़क पर आई। इसके बाद मार्शल उस जगह से कुछ कंकड़ इकट्ठा करता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मार्शल सैम को बहुत सारी कानून की किताबें देता है और वो इसलिए क्योंकि उसने कभी भी कोई क्रिमिनल केस नहीं लड़ा था। तो मार्शल उसे कहता है कि इस सारी किताबों को 1 महीने में पढ़ जाने के लिए। इसके बाद मार्शल अपने घर न्यूयॉर्क चला जाता है, अपनी वाइफ से मिलता है। वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। मार्शल के लोग ये चाहते थे कि मार्शल ये केस छोड़ दे। इधर सैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसके लोग ये चाहते थे कि सैम ये केस ना लड़े। इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है, सुनवाई का दिन आ जाता है। सुनवाई के पहले दिन ज्यूरी मेंबर का सिलेक्शन होता है, जिसमें टोटल 12 लोगों को चुना जाता है, जिसमें केवल एक ही अफ्रीकन था। उन सब से ये सवाल किया जाता है कि अगर एक तरफ आपका कोई आदमी है और एक तरफ कोई अफ्रीकन काला आदमी है, तो क्या आप ईमानदारी से न्याय कर पाएंगे? तो सभी ने कहा कि हाँ। हालाँकि ये देखने से एक तरफ़ा लग रहा था। इसमें एक लेडी थी जो कि एलेनोर की दोस्त थी। तो शुरुआत में सैम उसे लेने के पक्ष में नहीं था, पर मार्शल उसे समझाता है कि वो सही फैसला लेंगी। तो उसके कहने पर वो मान जाता है। तो जूरी मेंबर का सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद जब वो कोर्ट से बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत सारे मीडिया वाले घेर लेते हैं। वो दोनों से सवाल करते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा? सैम इस पर कुछ नहीं कहता, पर मार्शल कहता है कि जिसे अपना वकील तक चुनने का अधिकार ना हो, उसे इंसाफ क्या मिलेगा? उसने कहा कि हम जानते हैं कि यहाँ का संविधान हमारे लिए नहीं है, पर हम कानून के साथ हैं। हम इसका इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये दोनों जब सैम के ऑफिस पहुंचते हैं, तो सैम मार्शल पर नाराज होता है। वो कहता है कि तुम्हें कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने जज की बुराई करने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ से चले जाओगी, पर मुझे यहीं रहना है। मार्शल ने कहा कि मैं क्या करूं? कोर्ट ने मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है। हम मीडिया के सामने तो खुल करके बोल सकते हैं, क्योंकि अखबार पढ़कर ही लोग किसी को दोषी और निर्दोष साबित कर देते हैं। तभी सैम का असिस्टेंट ये कहता है कि कोई आप लोगों से मिलना चाहता है और ये वही पुलिस वाला है जिसने घटना की रात जोसेफ की गाड़ी को रोका था। ये सुनने के बाद दोनों उससे मिलते हैं। ये पूछते हैं कि आपने उस गाड़ी को कितने बजे और क्यों रोका था? तब उसने बताया कि उसने गाड़ी को रात के 3:30 बजे रोका था और वो इसलिए कि किसी काले आदमी के पास वैसी गाड़ी का होना मेरे शक का कारण था। फिर मार्शल ने पूछा कि क्या गाड़ी में कोई था? तब उसने कहा कि नहीं, गाड़ी में कोई नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप ये कोर्ट में बोल सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बोलूंगा। इसके अगले दिन कोर्ट चालू होता है। उस महिला के वकील सबसे पहले एक कप्तान यानी पुलिस वाले को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं उस घटना के बारे में। तो उनका कहना था कि मिसेस एलेनोर को 60 फीट ऊंचे पुल से नीचे ढकेला गया है। इन सब ने पुल का एक फोटो बना करके कोर्ट में रखा था। उन्होंने बताया कि पुल के ऊपर उन्हें कपड़ों के धागे मिले जो उन्हीं के थे और पानी में उन्हें उनका जैकेट मिला। इसके बाद सैम उनसे सवाल पूछता है। वो कहता है कि आपको पता है कि पुल के एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ 30 फीट का गड्ढा। अगर कोई किसी को मारना चाहेगा तो वो उसे पानी में क्यों फेंकेगा, गड्ढे में क्यों नहीं? आपने कहा कि इसके बाद उसने पत्थर फेंके, तो क्या पत्थर उस पुल पर थे?
तब उसने कहा कि शायद होंगे। तब सैम ने पुल से लाए कुछ कंकड़ सबके सामने रखा और कहा कि क्या ये वो पत्थर हो सकते हैं। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद ये कार्रवाई यहीं खत्म हो जाती है। आज का दिन सैम और मार्शल के लिए अच्छा साबित होता है। तब अपोजिशन के वकील ने सैम से बात की और कहा कि कल वो कोर्ट में उस डॉक्टर को लाने वाले हैं जिन्होंने एलेनोर को चेक किया था। पर इससे पहले वो कुछ कहना चाहते हैं। वो ये कि अगर जोसेफ अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे बस 20 साल की सजा होगी या उम्र कैद। उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो जोसेफ से इस बारे में बात करेंगे। हालांकि मार्शल ने इस बात से इनकार कर दिया और सैम ने भी। पर जब वो बात जोसेफ से पूछते हैं तो वो कहता है कि शायद मेरे लिए ठीक रहेगा। वो इस ऑफर को मानने के लिए तैयार था। इस पर मार्शल उसे कहता है कि तुम्हें याद है ना कि केस की शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर तुम बेकसूर हो तो ही हम ये केस लड़ेंगे। हमारे दादा हमारे परदादा गुलाम थे, इसीलिए उन्हें जो कुछ भी कहा जाता था वो वही करते थे। पर आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम ये केस जीत सकते हैं। तुम्हें भरोसा रखना होगा। वो डॉक्टर के आने से डर रहा था क्योंकि वो उस पर रेप का इल्जाम लगाता। पर मार्शल के समझाने के बाद वो भी इस ऑफर को ठुकरा देता है। अगले दिन उस डॉक्टर को लाया जाता है। अपोजिशन के वकील उससे ये सवाल करते हैं कि क्या आपने एलेनोर को उस दिन चेक किया। तब डॉक्टर ने कहा कि हाँ, पुलिस उसे मेरे पास सुबह 6 बजे लेकर के आई थी। उनकी वाइफ ने उसके कपड़े चेंज किए जो बिल्कुल ही भीगे हुए थे और फटे हुए भी। उनके पैरों पर जख्म के निशान थे और अंदरूनी चोटें भी थी। इसलिए ये रेप ही हो सकता है। इसके बाद सैम सवाल करता है कि उनके पैरों पर जो निशान थे वो हो सकता है कि वो तब लगे हो जब वो जंगल के रास्ते रोड की तरफ आ रही थी। तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर सैम ने जज से रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी जो डॉक्टर ने बनाई थी। फिर सैम और मार्शल ने उस रिपोर्ट को पढ़ा। इसके बाद सैम ने पूछा कि क्या आपने उसके नाखूनों को टेस्ट किया। तब डॉक्टर ने कहा कि हाँ। फिर आपको क्या मिला। तब उन्होंने कहा कि कुछ गंदी मिट्टी। तभी सैम ने कहा कि कोई स्किन मिला क्या। तब डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मिला। वो भी एक काले आदमी का स्किन। तब सैम ने कहा कि तब आपने इसे रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये रिपोर्ट मेरी वाइफ ने बनाई है और इसे गोपनीय रखने के लिए ऐसा किया गया। ये जब हियरिंग चल रही थी तब मार्शल को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से उसकी वाइफ का। और वो ये बताती है कि उसका होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद इस दिन की हियरिंग खत्म हो जाती है। आज सैम इस बात से बहुत नाराज था कि डॉक्टर ने कोर्ट में झूठ बोला और किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे तो हम केस हार जाएंगे। इससे अच्छा तो ये होता कि हम उस ऑफर को मान लेते। तब मार्शल ने कहा कि हमारे पास भी तो एक पुलिस वाले का बयान है, तुम क्यों घबरा रहे हो। तब सैम ने मार्शल को कहा कि तुम अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। दोनों में झगड़ा होने लगता है और मार्शल फिर वहां से चला जाता है। इसके अगले दिन की हेयरिंग में वो महिला एलेनोर पहली बार कोर्ट के सामने पेश होती है। तो सबसे पहले उसके वकील उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं। पहला सवाल ये था कि क्या आपको उस रात के बारे में याद है। तब एलेनोर बताती है कि वो ये रात कभी नहीं भूल सकती। उस रात मेरे पति घर पर नहीं थे। मुझे लगा कि घर पर कोई नहीं है। मैं नहाकर अपने बाल सुखा रही थी और तभी वो पीछे से आकर मुझे पकड़ लेता है। उसके हाथ में चाकू था। उसने चाकू को मेरी गर्दन पर रखा। मैं डर गई थी। उसके बाद उसने अपने कपड़े खोले और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मेरा मन अभी नहीं भरा है। वो फिर से वही मेरे साथ करता है। फिर उसने कहा कि अब वो घूमने के लिए जाएगा। उसने मेरे एक ड्रेस को फाड़ा और मेरा मुंह बंद कर दिया और फिर मुझे उठा करके गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रख देता है और पुल के पास जा करके वो मुझे निकालता है और वहां से फेंक देता है। और उसके बाद वो मुझ पर पत्थर फेंकने लगा। मैं जैसे तैसे वहां से बच के निकली। वकील ने उस ड्रेस को दिखाया जिससे फाड़ा गया था। एलेनोर ने कहा कि ये वही ड्रेस है। वकील ने फिर उससे पूछा कि क्या आपको किसी ने देखा था। तब उसने बोला कि हाँ, एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोका था। तब उसने मुझसे कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो वो मुझे जान से मार देगा। वो ऑफिसर बस उससे बात करके चला जाता है। मुझे लगा कि शायद वो मुझे देख लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एलेनोर के बयान के बाद हियरिंग को रोक दिया गया।
इसके बाद सैम और मार्शल उसके वकील से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुमने उससे कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कहा। इस पर वो कहता है कि कैसा झूठ? मार्शल ने कहा कि उस रात वो कार में नहीं थी, हमारे पास पुलिस वाले का बयान है। तब उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास किसका बयान है, मेरे पास एलेनोर का बयान है उस रात का। अगर वो गाड़ी में नहीं होती तो उसे कैसे पता है कि गाड़ी को रोका गया था? ये बात सुनने के बाद दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सैम अपने घर चला जाता है और मार्शल एक बार में, जहाँ एक लड़की उससे बात करने के लिए आती है, मगर कुछ लड़के भी उसके साथ आते हैं जो मार्शल को परेशान करना चाहते थे, मगर मार्शल उन्हें मारता है। इधर सैम को भी कुछ लोग पीट कर जाते हैं, मगर सैम भी उसे मारता है। इस घटना के बाद मार्शल जिस लड़की के पास था, उसने एक बात कही कि लड़का हमेशा लड़का रहेगा और लड़की हमेशा लड़की। उसकी बात सुनने के बाद वो सीधे सैम के घर जाता है, देखता है कि उसे भी चोट लगी हुई है। मार्शल सैम से कहता है कि एलेनोर और जोसेफ ये दोनों हर किसी से झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों उस रात साथ में थे। इसके बाद मार्शल जोसेफ से मिलने जेल जाता है और उससे सीधे पूछता है कि क्या उस रात तुम दोनों फिजिकल हुए थे? जोसेफ कहता है कि नहीं। तब एलेनोर को कैसे पता कि गाड़ी को बीच में रोका गया था? तुम झूठ बोल रहे हो। तब जोसेफ उससे सच कहता है कि हाँ, हमने सेक्स किया था और मैं झूठ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डर गया था। अब अगले दिन एलेनोर फिर से कटघरे में थी। आज सैम को उससे सवाल पूछना था। वो अपना सवाल उस रात से शुरू करता है जिस रात एलेनोर का पति उसके घर पर नहीं था और उसके साथ वो हादसा हुआ। सैम ने कहा कि क्या आप उस रात अपने घर से बाहर गई थी? तब उसने कहा कि हाँ, मैं किसी से मिलने के लिए गई थी। सैम ने कहा कि क्या आपने ड्रिंक किया था? इसने कहा कि हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि नशा हो जाए। फिर जब आप घर में नहा करके आई तो आपके सामने आपको जो सब दिखा? तब इसने कहा कि हाँ, मुझे लगा कि घर पर कोई नहीं है। तब सैम ने कहा कि आपने जोसेफ को अपने पास बुलाया और जानबूझकर उसके साथ सोई। ये बात कहते ही पूरे कोर्ट में हल्ला होने लगता है। उसका वकील इस बात पर ऑब्जेक्शन करता है, पर सैम आज पूरी तैयारी में था। उसने कहा कि आपको डर था कि आप किसी काले इंसान के बच्चे की मां ना बच जाए। एलेनोर इस बात का विरोध करती है। वो कहती है कि मेरे साथ गलत किया गया। तब सैम ने कहा कि अगर ऐसा होता, आपके बेड के सामने फोन रखा हुआ था, आपने किसी को फोन क्यों नहीं किया? एलेनोर ने कहा कि मैं डर गई थी। उसके हाथ में चाकू था। पर सैम ने कहा कि जब उसने अपने कपड़े खोले या बेल्ट खोला, क्या उस समय भी चाकू उसके हाथ में था? एलेनोर कहती है कि हाँ, शायद। सैम ने फिर कहा कि जब पुल पर पुलिस ने गाड़ी को रोका, तब आपने आवाज क्यों नहीं लगाई? तब उसने कहा कि मेरे मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। तब सैम ने उस कपड़े को अपने मुंह पर बांध करके चिल्ला करके दिखाया और कहा कि इसके बावजूद भी अगर आप चाहती तो मदद मांग सकती थी। तब परेशान होकर एलेनोर बोल बैठती है कि मेरे हाथ उसने कपड़े से बांध रखे थे। इस बात पर उसका झूठ पकड़ा जाता है कि अगर उसके हाथ कपड़े से बंधे हुए थे तो आपने अपना जैकेट कैसे खोला, जिसे पुलिस ने बरामद किया। अब इसके अगले दिन जोसेफ को बुलाया जाता है, जिसे सवाल सबसे पहले सैम करता है। वो जोसेफ की सारी बुरी बातों को कोर्ट के सामने रख देता है कि उसे सेना से निकाला गया था, उसकी वाइफ होते हुए उसने दूसरे के साथ संबंध बनाया, ये भी कि इससे पहले वो जहाँ काम करता था उसे चोरी के जुर्म में निकाला गया था। जोसेफ ने सारी बातों को एक्सेप्ट किया। ऐसा करने के लिए उसे मार्शल ने कहा था। सैम ने कहा तुम्हारे मालिक तुम्हारे साथ कैसे थे? तब इसने बताया कि मेम साहब हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती थी, पर साहब मुझे पसंद नहीं करते थे। वो मेम साहब को मारते थे। फिर वो जोसेफ से उस रात के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि उस शाम मेम साहब के कमरे में गया था, पर उनसे पैसे मांगने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसके साहब वहां नहीं है और ये पैसे उसे किसी को देने थे जिससे वो जुए में हार गया था। इसके बाद वो कमरे से जाने लगता है, पर मेम साहब उसे रोक लेती है, उसे पैसे देती है और उसके तरफ आकर्षित होती है, उसे किस करती है। फिर जोसेफ भी किस करता है। दोनों बहुत देर एक साथ रहते हैं। एलेनोर के शरीर पर जख्म के निशान थे। ये पूछता है कि ये क्या हुआ? तब वो कहती है कि ये तुम्हारे साहब ने किया। दोनों फिजिकल होते हैं। कुछ देर बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। मेम साहब बहुत डर जाती है, ये सोचकर कि कोई हमें साथ में ना देख ले। इसलिए ये दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। कार में बहुत देर घूमने के बाद एक पुलिस वाला कार को रोकता है।
मेम साहब पीछे थी। वो कहती है कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। जोसेफ कहता है कि आप बस चुप रहिएगा। पुलिस के जाने के बाद मेम साहब रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने बहुत गलत किया। वो रोने लगती है ये कहकर कि मैं किसी काले बच्चे की माँ नहीं बन सकती। ये कहकर वो कार से निकलने लगती है। ये उसे पकड़ने जाता है। उसी समय उसके नाखून में उसका स्किन चला जाता है। वो उसे खरोच देती है और फिर जाकर के पुल से कूद जाती है। सैम कहता है कि जोसेफ, क्या तुमने रेप किया? तब ये कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। इसके बाद एलेनोर का वकील इसे सवाल करता है और कहता है कि तुम झूठे हो। नहीं तो तुम अभी तक चुप क्यों थे? तुमने झूठ क्यों बोला? तब जोसेफ कहता है कि आपको पता है कि अगर मैं सच बोलता तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि लोग मुझे बांध करके पेड़ से टांग देते और मेरे लिंग को काट देते। मैं जानता था कि अगर मैंने सच कहा तो मैं मारा जाऊंगा और इसीलिए मैंने झूठ बोला। ये सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है, पर फैसला अभी आना बाकी था। इसी बीच मार्शल को एक और केस मिल जाता है, तो वो वहां से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो सैम को क्लोजिंग स्टेटमेंट बता करके जाता है। उसे विश्वास था कि वो एक केस जीत जाएगा। अगले दिन सबसे पहले एलेनोर के वकील बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि एलेनोर एक पढ़ी लिखी महिला है, समझदार है, जिसने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर कोई सवाल उठाए। ये हर दिन चर्च जाती है और कोई ये कहता है कि बस वो अपना मन बहलाने के लिए अपने नौकर के साथ संबंध बनाती है और फिर वो पुल से कूद जाती है, बस मजे के लिए। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिस पर पहले भी बहुत सारे गलत आरोप लगे हैं और उसने गलत काम भी किया है। क्या आप ज्यूरी उसकी बात का यकीन कर सकते हैं, जिसने अपने फैमिली को छोड़ दिया, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा? तो ये आपके हाथों में है कि आप एक सही फैसला लें। इसके बाद सैम बोलना शुरू करता है। वो भी कहता है कि एलेनोर एक अच्छी महिला है। जोसेफ का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होती है जहां पर ऐसी महिला किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है? इनके पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं। जिंदगी और घर दोनों जगह खालीपन होता है, तो ऐसे में गलती हो सकती है। अगर कुछ ऐसा था तो उनके सामने फोन होते हुए भी वो किसी को आखिर कॉल क्यों नहीं करती है? पुलिस के सामने होते हुए भी वो आवाज क्यों नहीं लगाती है? और वो पानी में कैसे डूब सकती है जबकि वो एक अच्छी स्विमर है? ये सारी बातें शक पैदा करती है। दोस्तों, दोनों के स्टेटमेंट के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया जाता है। इस ब्रेक में एलेनोर का वकील सैम को फिर एक ऑफर देता है। वो ये कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। इसके बदले उसे बस 5 साल की जेल होगी, क्योंकि ज्यूरी का फैसला अभी तक आया नहीं था। ये बात सैम जोसेफ से बताता है। सैम कहता है कि ऑफर बुरा नहीं है। जोसेफ कहता है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सैम कहता है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा कि अभी तक तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। जोसेफ को मार्शल की बात याद आती है, तो वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद जूरी का फैसला आता है। जूरी जोसेफ को बेगुनाह मानती है। इस तरह जोसेफ इस केस से आजाद हो जाता है। हालांकि इस बात से एलेनोर भी खुश होती है, जिसने उस पर यह इल्जाम लगाया था। फिर सैम और जोसेफ की फोन पर बात होती है। दोनों इस बात पर खुश होते हैं कि उन्होंने जो सोचा था वो हो गया। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।